ये कहानी सीमा नाम की एक बेहद सरल और खूबसूरत महिला की है जो कि हिमालय की गोद में बसे भूटान के शांत शहर पुनाखा की रहने वाली थी। सीमा स्वभाव से बहुत ही कोमल और घरेलू किस्म की महिला थी जिसका जीवन हमेशा अपनों की खुशी के इर्द गिर्द ही घूमता था। पुनाखा की ठंडी हवाओं और पहाड़ों के बीच पली बड़ी सीमा ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत उसे जिंदगी के ऐसे तपते रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर देगी जहां से वापसी का रास्ता धुंधला हो जाएगा। सीमा की शादी कुछ साल पहले भारत के इंदौर शहर के रहने वाले रोहित से हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे रोहित का असली चेहरा सामने आने लगा। रोहित शराब का आदी था और छोटी छोटी बातों पर सीमा के साथ हैवानियत पर उतर आता था। सीमा के दो नन्हे बच्चे थे जो अक्सर अपने पिता के गुस्से और मां पर होते हुए जुल्मों को देखकर सहम जाते थे। सीमा ने सालों तक इस उम्मीद में सब कुछ सहा कि शायद एक दिन रोहित सुधर जाएगा और उसके बच्चों को पिता का प्यार मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ रोहित की मारपीट और बढ़ गई। एक रात जब रोहित ने हद पार कर दी तो सीमा ने फैसला किया कि अब वह अपने बच्चों को इस नरक में और नहीं रहने देगी। उसने ठान लिया कि वह वापस अपने मायके पुनाखा चली जाएगी जहां उसके पिता उसे सहारा देंगे। करीब 4 साल पहले एक सुबह जब रोहित गहरी नींद में था, सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपने दोनों बच्चों का हाथ थामकर थोड़े से कपड़ों के साथ घर से निकल गई। इंदौर से भूटान का सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला था। ट्रेन के शोर और बच्चों की भूख प्यास को संभालते हुए सीमा का शरीर जवाब दे रहा था। कई ट्रेनें बदलने और घंटों के इंतज़ार के बाद जब वह ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था और केवल इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आ रहे थे। सफ़र की थकान और डर की वजह से सीमा के चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। उसने प्लेटफॉर्म के एक सुनसान कोने में अपना पुराना झोला रखा और बच्चों को बिस्किट खिलाकर वहीं चादर बिछाकर सुला दिया। सीमा की उम्र महज 24 साल थी। उसका शरहरा बदन, दूध जैसा गोरा रंग और मासूम चेहरा किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। वह इतनी कम उम्र की लगती थी कि उसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वह 2 बच्चों की मां है। रात की खामोशी में वह खुद जागकर इधर उधर टहलने लगी ताकि रात कट जाए और सुबह होते ही वह आगे के सफ़र के लिए बस पकड़ सके। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि स्टेशन के अंधेरे कोनों में कोई शिकारी अपनी नज़रें उस पर गड़ाए बैठा है और उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की उस ठंडी और सुनसान रात में जहां एक तरफ सीमा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, वहीं दूसरी तरफ स्टेशन के अंधेरे कोनों में विकी नाम का एक शातिर इंसान अपनी अगली शिकार की तलाश में घूम रहा था। विकी बरसों से इसी स्टेशन के आसपास मंडराता था और उसकी नज़रें हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढती थी जो कि अकेले हों, मजबूर हों या इस शहर के रास्तों से अनजान हो। विकी दिखने में एक साधारण इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा गंदे प्लान चलते रहते थे। जैसे ही विकी की नज़र प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी सीमा पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने दूर से ही ताड़ लिया कि ये औरत न केवल बेहद खूबसूरत है बल्कि यहाँ के रास्तों और माहौल से पूरी तरह से अनजान भी है। सीमा का गोरा रंग और उसकी मासूमियत देख
विक्की के मन में लालच और हवस दोनों जाग उठे। उसने देखा कि सीमा के साथ दो छोटे बच्चे भी हैं जो गहरी नींद में सो रहे हैं और सीमा बार बार घबराकर इधर उधर देख रही है। विक्की ने सोचा कि ऐसी शिकार रोज रोज हाथ नहीं लगती और उसने तुरंत अपने जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। विक्की ने बहुत ही सलीके से अपने चेहरे पर बनावटी हमदर्दी और शराफत का नकाब ओढ़ा और वह धीरे धीरे चलकर सीमा के करीब पहुंचा और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, बहन जी, आप यहाँ इस तरह रात के वक्त अकेले क्यों बैठी हैं? क्या आपको कहीं जाना है? सीमा, जो कि पहले से ही डरी हुई थी, एक अजनबी को अपने करीब देखकर और भी सहम गई। उसने अपने बच्चों को थोड़ा और करीब कर लिया और धीमी आवाज में कहा कि उसे भूटान जाने के लिए बस पकड़नी है। विक्की ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए कहा, अरे बहन जी, भूटान जाने वाली बसें तो यहाँ से काफ़ी दूर के बस अड्डे से मिलती हैं और इस वक्त आधी रात को वहाँ जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ का रास्ता बहुत सुनसान है और आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। अगर आप अकेली होती तो बात अलग थी, लेकिन आपके साथ तो ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। विक्की की बातें सुनकर सीमा का डर और भी बढ़ गया। उसे लगा कि शायद ये आदमी उसकी मदद करना चाहता है। विक्की ने अपनी चाल चलते हुए आगे कहा, देखिए, मैं भी एक परिवार वाला इंसान हूँ और मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मेरा घर यहाँ पास में ही है। अगर आप चाहें तो रात भर मेरे घर आराम कर सकती हैं। मेरी माँ और बहन भी वहीं हैं। सुबह होते ही मैं खुद आपको अपनी गाड़ी से बस अड्डे छोड़ दूंगा और बस में बिठा दूंगा। यहाँ स्टेशन पर खुले में रात बिताना आपके और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ जेब कतरे और बुरे लोग घूमते रहते हैं। अकेलेपन और डर की वजह से सीमा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे विक्की की बातों में एक बड़े भाई जैसी ममता और सुरक्षा महसूस होने लगी। उसने सोचा कि अगर वह स्टेशन पर रही तो शायद बच्चे बीमार पड़ जाएं या कोई उनका सामान छीन ले। विक्की की मीठी बातों और उसकी झूठी हमदर्दी ने सीमा के मन में भरोसे का बीज बो दिया था। उसने विक्की का शुक्रिया अदा किया और अपने सोते हुए बच्चों को उठाकर उसके पीछे पीछे स्टेशन से बाहर की ओर चल दी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह अपनी मर्जी से एक ऐसे पिंजरे की तरफ कदम बढ़ा रही है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद होने वाला था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और ग्वालियर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्की के पीछे पीछे चलती हुई सीमा के मन में रह रहकर डर की एक लहर उठ रही थी, लेकिन अपने सोए हुए बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर वह खुद को तसल्ली भी दे रही थी कि सुबह होते ही वह यहाँ से दूर अपने पिता के पास पहुँच जाएगी। विक्की आगे आगे चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर सीमा को तसल्ली दे रहा था कि बस थोड़ा और आगे ही मेरा घर है। विक्की का घर शहर के एक ऐसे कोने में था जहां घनी आबादी और तंग गलियां थी, जहां चीख भी बाहर नहीं जा सकती थी। घर पहुंचते ही विक्की ने बड़ी ही चालाकी से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने सीमा को एक पुराने सोफे पर बैठने को कहा और खुद रसोई की तरफ चला गया। सीमा ने देखा कि घर में कोई महिला नहीं थी, जैसा कि विक्की ने वादा किया था। जब सीमा ने पूछा कि तुम्हारी माँ और बहन कहाँ है, तो विक्की ने बहाना बनाया कि वे बगल वाले कमरे में सो रही हैं और उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। उसने सीमा से कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, सफ़र लंबा था, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ।
जिससे तुम्हारी थकान मिट जाएगी और तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी। रसोई में जाकर विकी ने 2 कप चाय बनाई, लेकिन एक कप में उसने चुपके से नशीली दवा की भारी खुराक मिला दी। वह जानता था कि जब तक सीमा पूरी तरह से होश में है, वह उसके काबू में नहीं आएगी। विकी ने चाय का प्याला सीमा की ओर बढ़ाया। सीमा ने भूख और थकान की वजह से बिना कुछ सोचे वह चाय पी ली। चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन सीमा ने उसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। चाय खत्म होते ही कुछ ही मिनटों में सीमा को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थी और धीरे धीरे वह उसी सोफे पर बेसुध होकर गिर पड़ी। नशे के आगोश में डूबी सीमा और भी ज़्यादा सुंदर और मासूम लग रही थी। विकी, जो काफ़ी समय से इस मौके की तलाश में था, अब वह अपनी हैवानियत पर उतर आया। उसने देखा कि बच्चे पास ही गहरी नींद में सो रहे हैं और उन्हें माँ की हालत का कोई भी अंदाजा नहीं है। विकी ने होश खो चुकी सीमा के साथ वह सब कुछ किया जिसकी कल्पना भी एक शरीफ औरत नहीं कर सकती थी। सीमा नशे की हालत में हल्का फुल्का विरोध करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह एक जिंदा लाश की तरह विकी के हाथों का खिलौना बनी रही और विकी अपनी हवस की आग बुझाता रहा। रात भर सीमा उस गहरे नशे और जिल्लत के साए में दबी रही। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई और धीरे धीरे सीमा का नशा कम होने लगा, तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन और दर्द महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली और अपने बिखरे हुए कपड़ों और विकी के चेहरे को देखा, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी रूह कांप उठी और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने अपना रक्षक समझा था, वही उसका सबसे बड़ा बख्शक निकला। सीमा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों का सामना कैसे करेगी और इस दलदल से बाहर कैसे निकलेगी। सीमा सीमा की आत्मा उस सुबह जैसे शरीर छोड़ चुकी थी और जब उसने अपनी सूजी हुई आंखों से विकी के उस दरिंदे चेहरे को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे शैतान पर भरोसा किया था जिसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसकी मर्यादा को तार तार कर दिया था। वह विकी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चों की दुहाई देने लगी कि उसे उसके हाल पर छोड़ दे और बस एक बार उसे बस अड्डे तक जाने दे, ताकि वह अपने पिता के पास वापस भाग सके। लेकिन विकी के दिल में रहम का नामो निशान नहीं था। उसने सीमा को बालों से घसीटते हुए दीवार से सटा दिया और बड़ी बेरहमी से हंसते हुए बोला कि अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तेरी खूबसूरती ही अब मेरा खजाना है। जब सीमा ने चीखने और भागने की कोशिश की, तो विकी ने अपनी असली हैवानियत दिखाई और उसके सो रहे छोटे बच्चों को जगाकर उनके सामने ही सीमा को तमाचा जड़ दिया और फिर एक चाकू निकालकर बच्चों की गर्दन के पास ले गया और चेतावनी दी कि अगर उसने जरा भी शोर मचाया या यहाँ से निकलने का नाम भी लिया, तो वह इन दोनों मासूमों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अपने कलेजे के टुकड़ों की जान खतरे में देख सीमा का कलेजा मुंह को आ गया और उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। वह समझ गई कि विकी ने उसकी ममता को ही उसकी सबसे बड़ी बेड़ी बना दिया है। अगले 7 दिनों तक
विकी ने उस पर और उन मासूम बच्चों पर जुल्मों का ऐसा पहाड़ तोड़ा कि सीमा का शरीर और मन दोनों पूरी तरह से पस्त हो गए। वह बच्चों को भूखा रखता और सीमा के सामने ही उन्हें पीटता ताकि सीमा मानसिक रूप से टूट जाए। आखिर में अपनी कोख से जन्मे बच्चों की सिसकियां और उनकी जान की सलामती की खातिर सीमा ने खुद को उस नर्क की आग में झोंकने का फैसला कर लिया और विकी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि वह जो कहेगा वह करेगी, बस उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। इस तरह एक हफ्ते के भीतर ही एक घरेलू और संस्कारी युवती की रूह का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसे उस गंदे धंधे की बेड़ियों में जकड़ दिया गया, जहां उसे हर रात अपनी आबरू का सौदा करके अपने बच्चों की सांसों की कीमत चुकानी थी। ग्वालियर की उस घुटन भरी कोठरी में बिताया गया वह एक हफ्ता सीमा की जिंदगी का सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाला दौर था, जहां सूरज की रोशनी तो आती थी पर उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आती थी। सुबह जब सीमा की आंखें पूरी तरह से खुली और नशे का असर कम हुआ तो उसने अपने फटे हुए कपड़ों और शरीर पर पड़े नीले निशानों को देखा तो वह पागलों की तरह चीखने और रोने लगी। उसे अपनी अस्मत लुटने का इतना गहरा सदमा लगा कि वह दीवार से अपना सिर पटकने लगी और विकी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि भाई साहब, मुझसे जो चाहे ले लो, मेरा सारा जेवर ले लो, पर खुदा के वास्ते मुझे और मेरे इन मासूम बच्चों को बस अड्डे छोड़ आओ ताकि मैं अपने पिता के पास वापस जा सकूं। लेकिन विकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने सीमा को बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए गर्ज कर बोला कि अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तेरी ये गोरी रंगत और ये शरहरा बदन ही मेरी तिजोरी भरेगा। वह रोज सीमा को समझाता कि अगर वह उसकी बात मान ले तो वह बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेगा, उन्हें अच्छा खाना भी देगा और सीमा को भी रानी बनाकर रखेगा, वरना वह उन तीनों को तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। 7वें दिन जब सीमा ने देखा कि उसके बच्चे भूख और डर से अधमरे हो चुके हैं और उनके चेहरे की रौनक गायब हो गई है, तो एक माँ का दिल बुरी तरह से फट गया और उसने अपनी रूह का सौदा करने का कड़वा घूंट पी लिया। उसने कांपते हुए हाथों से विकी के आगे हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा कि मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो, बस मेरे बच्चों को कुछ मत करना, उन्हें खाना खिला दो और उन्हें मारना बंद कर दो। इस तरह एक हफ्ते के भीतर ही एक घरेलू संस्कारी और सुशील युवती की आत्मा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसे उस गंदी और अंधेरी दुनिया की दहलीज पर ला खड़ा किया, जहां हर रात उसे अपनी आबरू को नीलाम करना था ताकि उसके बच्चे जिंदा रह सके। जब सीमा ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए विकी की शर्तों के आगे घुटने टेक दिए तो विकी ने उसे पूरी तरह से देह व्यापार की उस अंधेरी और बदबूदार दुनिया के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। विकी जानता था कि सीमा की खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए उसने सजना संवरना सिखाया और उसके सीधे सादे पहनावे को बदलकर उसे भड़कीले कपड़ों और गहरे मेकअप के पीछे छुपा दिया ताकि उसकी आंखों में छिपा दर्द किसी ग्राहक को नजर न आए। शाम ढलते ही जब शहर की रोशनियां जगमगाती थी तब ग्वालियर की उस बदनाम बस्ती की गलियों में सीमा को एक सजी हुई गुड़िया की तरह सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता था, जहां विकी खुद एक साए की तरह उसके पीछे रहता और राह चलते अनजान मर्दों से उसकी खूबसूरती का सौदा करता।
जब सीमा पहली बार उस मंडी में उतरी तो उसे अपनी ही परछाई से घृणा होने लगी थी, क्योंकि जो हाथ कल तक अपने बच्चों को ममता से सहलाते थे, आज उन्हीं हाथों को अनजान मर्दों की हवस को शांत करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। विकी ने बड़ी ही चालाकी से सीमा को एक अलग किराए का कमरा दिलवा दिया था ताकि वह अपना काम कर सके, लेकिन उसने सीमा के दोनों बच्चों को अपने ही घर में कैद रखा ताकि सीमा के गले में मजबूरी का वह फंदा हमेशा ही कसा रहे और वह चाहकर भी भागने की हिम्मत ना कर सके। हर रात जब कोई नया ग्राहक सीमा के कमरे में दाखिल होता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती और मन ही मन अपने बच्चों के चेहरों को याद करती ताकि वह उस अपमान और शारीरिक दर्द को बर्दाश्त कर सके जो उसे हर पल तोड़ रहा था। धीरे धीरे सीमा का नाम उस इलाके में मशहूर होने लगा और विकी की जेबें पैसों से भरने लगी, लेकिन सीमा के लिए वह पैसा महज कागज़ के टुकड़े थे जो उसकी रूह की कीमत पर आ रहे थे। वह दिन भर गुमसुम रहती और रात होते ही विकी के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली बन जाती जो मेकअप की परतों के नीचे अपने आंसुओं को दबाए रखती थी। उधर सीमा के पिता करण भूटान में पागलों की तरह अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने हर उस रिश्तेदार और दोस्त के यहाँ दस्तक दी जहाँ सीमा जा सकती थी, पर सीमा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह उस नर्क में खो चुकी थी जहाँ से कोई चिट्ठी या संदेश बाहर नहीं जा सकता था। 4.5 साल का लंबा वक्त बीत गया और सीमा की मासूमियत अब एक पत्थर जैसे चेहरे में बदल चुकी थी। उसे अब ना अपनी इज्जत की फिक्र थी और ना ही अपने शरीर की, बस एक ही उम्मीद जिंदा थी कि किसी तरह उसके बच्चे इस दलदल से बाहर निकल जाए और वह उन्हें एक बार फिर अपनी गोद में भर सके। 4.5 साल का लंबा और कष्टकारी समय बीत चुका था और सीमा की आंखों की चमक अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। वह अब एक ऐसी मशीन बन चुकी थी जिसका काम सिर्फ विकी के लिए पैसे कमाना और अजनबियों की हवस को शांत करना था, लेकिन कुदरत ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम जब ग्वालियर की उन तंग और बदनाम गलियों में कोहरा छाया हुआ था, विकी हमेशा की तरह एक नए ग्राहक को लेकर सीमा के कमरे पर पहुंचा। वह ग्राहक कोई और नहीं बल्कि अजय था, जो काम के सिलसिले में यहाँ आया था लेकिन भटक कर इस इलाके में पहुंच गया था। अजय मूल रूप से भूटान के उसी पुनाखा शहर का रहने वाला था जहां सीमा का बचपन बीता था। जैसे ही अजय कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सीमा ने उसे देखा तो उसे उसकी वेशभूषा और बोलने के अंदाज से अपने वतन की खुशबू आने लगी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सीमा हमेशा की तरह एक पत्थर की मूर्त बनकर बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई और अजय का इंतजार करने लगी कि वह अपनी हवस पूरी करे और चला जाए। लेकिन अजय कोई आम ग्राहक नहीं था। उसने देखा कि सीमा की आंखों में वह चमक नहीं है जो इस धंधे में रहने वाली औरतों की होती है, बल्कि वहां एक गहरा सन्नाटा और बेबसी थी। जब अजय ने उससे बात करना शुरू किया और अपनी पहचान बताई कि वह पुनाखा से आया है, तो सीमा के सब्र का बांध टूट गया। बरसों से सीने में दबे हुए आंसू सैलाब बनकर उसकी आंखों से बहने लगे। वह अजय के पैरों में गिर गई और पागलों की तरह सिसकने लगी। अजय हैरान रह गया। उसने सीमा को उठाया और पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तब सीमा ने अपनी जिंदगी की वह रूह कंपा देने वाली दास्तान सुनाई। कैसे उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया, कैसे विकी ने उसे हमदर्दी का लालच देकर यहाँ फंसाया और कैसे 4.5 साल से वे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए हर रात अपनी रूह का कत्ल कर रही है। सीमा की बातें सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून खौल उठा, ये सोचकर
कि उसके वतन की एक लड़की यहाँ किस नर्क में जी रही है। अजय ने तुरंत फैसला किया कि वह सीमा के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि वह उसे इस दलदल से बाहर निकालेगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और सीमा से उसके घर का नंबर पूछा। सीमा को अपने पिता करण का नंबर जुबानी याद था। अजय ने कांपते हुए हाथों से वह नंबर मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से करण की आवाज आई, सीमा खुद पर काबू नहीं रख सकी। उसने फोन झपट लिया और सिर्फ एक शब्द बोल पाई, बाबा। वह आवाज सुनते ही उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो पिता अपनी बेटी को मरा हुआ मान चुका था, उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सीमा फोन पर सिर्फ रोती ही रही और सिसकती रही, जबकि दूसरी तरफ उसके बाबा उसे हौसला दे रहे थे कि अब वह डरे नहीं, उसका बाप अभी जिंदा है और वह उसे लेने के लिए पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। अजय ने सीमा के पिता को उस जगह का पूरा एड्रेस समझाया और उन्हें तुरंत ही ग्वालियर आने को कहा। उस रात उस बदबूदार कमरे में पहली बार सीमा को सुकून की नींद आई, क्योंकि 4.5 साल के बाद उसे यकीन हुआ था कि अब वह अकेली नहीं है और उसकी आज़ादी का रास्ता खुल गया है। भूटान से ग्वालियर तक का सफ़र करण के लिए सिर्फ मीलों की दूरी नहीं थी, बल्कि 4.5 साल के उस अंधेरे को चीरने की जद्दोजहद थी जिसमें उनकी बेटी खो गई थी। करण जैसे ही ग्वालियर स्टेशन पर उतरे, उनके पास ना कोई नक्शा था और ना ही शहर की जानकारी, लेकिन उनके सीने में एक पिता की तड़प थी जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। अजय ने उन्हें उस बदनाम बस्ती का पता दे दिया था जहां सीमा को कैद करके रखा गया था। करण ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण मजदूर का वेश बनाया और 3 दिनों तक उस इलाके की गलियों की खाक छानते रहे। वे डर रहे थे कि कहीं विकी को उनकी मौजूदगी का शक न हो जाए, क्योंकि अगर विकी को पता चलता तो वह सीमा और बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देता या उन्हें नुकसान पहुंचा देता। तीसरे दिन की शाम जब सूरज ढल रहा था और कोठों पर बिजली की रंग बिरंगी लाइटें जलने लगी थी, तब करण की नज़र अचानक एक मोड़ पर खड़ी सीमा पर पड़ी। भारी मेकअप और भड़कीले कपड़ों के बावजूद एक पिता की आंखें अपनी संतान को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह किसी मुर्दे की तरह सड़क के किनारे खड़ी थी। करण ने अपना दिल मजबूत किया और एक ग्राहक का नाटक करते हुए सीमा के पास पहुंचे और धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। सीमा ने जैसे ही अपने पिता को अपने सामने देखा, उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो, लेकिन पिता की आंखों में वही पुराना प्यार और दर्द देखकर वह समझ गई कि उसकी मुक्ति का समय आ गया है। वह चुपचाप उन्हें लेकर अपने उस छोटे से कमरे में आ गई जहां हर रात उसकी इज्जत नीलाम होती थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, सीमा अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस आंसू ही थे जो करण के कंधों को भिगो रहे थे। करण ने उसे चूम कर कहा कि बेटी, बस एक रात और रुक जा, तेरा बाप तुझे और तेरे बच्चों को इस नर्क से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। सीमा ने रोते हुए बताया कि उसके बच्चे विकी के पास दूसरे घर में कैद हैं और बिना उन्हें लिए वह कहीं नहीं जाएगी। करण ने अपनी बेटी को कसम दी कि वह बच्चों के बिना यहाँ से कदम नहीं रखेगा। करण उस कमरे से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग थी। वे सीधे पास के थाने में पहुंचे और वहां के बड़े अधिकारी के सामने जाकर गिर पड़े और अपनी पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी को अगवा करके उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया है और कैसे उनके मासूम नातियों को ढाल बनाकर उसे डराया जा रहा है। करण की बात सुनकर पुलिस अधिकारी का दिल भी पसीज गया और उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम तैयार की। पुलिस को पता था कि विकी
एक शातिर अपराधी है, इसलिए उन्होंने बहुत ही गोपनीय तरीके से छापामारी की योजना बनाई। उस रात ग्वालियर की उन गलियों में सन्नाटा था, लेकिन पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन बजाए उस बस्ती को चारों तरफ से घेर चुकी थी। करण दूर खड़े अपनी बेटी और बच्चों की आज़ादी का इंतजार कर रहे थे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं अंतिम समय में कुछ अनहोनी ना हो जाए। रात के 2 बज रहे थे जब पुलिस की भारी टीम ने उस काली बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया, जहां विकी और उसके जैसे कई दरिंदों ने मासूम जिंदगियों को कैद करके रखा था। करण पुलिस के साथ उस घर की ओर बढ़े जहां विकी अपने परिवार के साथ रहता था और जहां सीमा के दोनों मासूम बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। जैसे ही पुलिस ने विकी के घर का दरवाजा तोड़ा, विकी हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को वह अपनी जागीर समझता था, उसका बूढ़ा पिता इतनी दूर से आकर कानून की मदद ले लेगा। पुलिस ने विकी को वहीं जमीन पर दबोच लिया और हथकड़ियां पहना दी। करण भागते हुए कमरे के अंदर गए तो देखा कि उनके दोनों नाती एक फटे हुए बिस्तर पर डरे सहमे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अपने नाना को सामने देखकर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे और करण ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पुलिस की एक दूसरी टुकड़ी उस कमरे की ओर बढ़ी जहां सीमा को रखा गया था। सीमा, जो कि कमरे के अंदर डर और उम्मीद के बीच झूल रही थी, पुलिस को अपनी ढाल बने देख घुटनों के बल बैठ गई और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगी। जब उसे उसके बच्चे सही सलामत मिल गए तो उसने अपने कलेजे के टुकड़ों को इतनी जोर से गले लगाया जैसे वह उन्हें फिर कभी खुद से जुदा नहीं होने देगी। उस रात ग्वालियर के उस थाने में सीमा ने विकी के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। उसने रोते रोते वह सारी दरिंदगी बताई जो 4.5 साल तक उसके साथ हुई थी। पुलिस ने सीमा की गवाही के आधार पर विकी पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। विकी को जब जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा था तो सीमा की आंखों में नफरत और जीत की एक अजीब सी चमक थी। वह समझ गई थी कि आज उसकी बरसों की तपस्या और अपने बच्चों के लिए किया गया उसका बलिदान सफल हो गया है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ कर्ण अपनी बेटी और दोनों बच्चों को लेकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वही स्टेशन जहां 4.5 साल पहले सीमा का सब कुछ लुट गया था। आज वही स्टेशन उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का गवाह बन रहा था। भूटान वापस पहुंचने पर पुनाखा की उन पहाड़ियों और ठंडी हवाओं ने जैसे सीमा का स्वागत किया। उसके गांव के लोगों और उसके पिता ने उसे समाज में वही सम्मान वापस दिलाया जिसकी वह हकदार थी। सीमा ने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों की पढ़ाई और उन्हें एक नेक इंसान बनने में लगा देगी। रोहित और विकी जैसे दरिंदों ने उसकी देह को तो कुचला था, पर वे उसकी ममता और उसके आत्मसम्मान को कभी खत्म नहीं कर पाए। आज सीमा आजाद थी और उसके बच्चे सुरक्षित थे और उन सबके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये कह रही थी कि रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सवेरा होकर ही रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।